हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो ये पहला मॉडल पेपर होगा यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका परीक्षा के लिए। आपको पता होगा कि मुख्य सेविका के लिए वर्तमान समय में आवेदन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पदों की संख्या है लगभग 2700 है, 2693 पद हैं और आवेदन आप 3 से लेकर 24 अगस्त 2022 तक यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पद सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने पीईटी 2021 की परीक्षा को पास किया है और स्नातक में उनका एक विषय रहा हो, या तो समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास। इसमें से कोई भी एक विषय अगर आपने स्नातक में पढ़ा है, पीईटी 2021 की परीक्षा आपने पास की है, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फीस है मात्र 25 रुपये है। पीईटी 2021 के आधार पर जो आपका स्कोर होगा उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और जो लोग मुख्य परीक्षा देने के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या होंगी उनको जो है फिर मुख्य परीक्षा की फीस जमा करनी होगी। तो इसकी लिस्ट जो है वो अलग से जारी कर दी जाती है। तो फिलहाल ये है मॉडल पेपर नंबर 1 और यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से विषय आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो संभावित पाठ्यक्रम है ये आपके सामने है। आपको याद दिला दें कि अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी ने मुख्य सेविका के लिए कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है। ये जो सिलेबस मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिलेबस 2002 और 3 में जो मुख्य सेविका के लिए परीक्षा हुई थी तो उस समय जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके आधार पर और वर्तमान समय में जो जानकारी मिल रही है कि इसका सिलेबस क्या होगा उसी के आधार पर तय किया गया है। और जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो इसमें बहुत अधिक फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा में आपसे मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके 4 पार्ट होंगे, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर, और चौथा पार्ट होगा सामाजिक पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था। इसमें आपसे विषयगत प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि खास तौर से समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और ऐसे ज्ञान पर आधारित होगा जो कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके मुताबिक रहे। तो हर टॉपिक से 25-25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय रहेगा 2 घंटे का। कुल प्रश्न होंगे 100, कुल अंक रहेंगे 100, नकारात्मक अंकन 1/4 रहेगा। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि अभी तक आयोग ने कोई पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है ऑफिशियल। पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये जो सिलेबस आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी के मुताबिक आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखकर और पिछले क्वेश्चन पेपर के अनुसार यह संभावित पाठ्यक्रम आपसे डिस्कस किया गया है और उसी के आधार पर यह मॉडल पेपर आपके सामने रखा जा रहा है। निश्चित रूप से परीक्षा में यह मॉडल पेपर आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न होंगे एग्जाम में उनकी संख्या रहेगी 100 और ये जो मॉडल पेपर आपके सामने मैं रख रहा हूँ इसमें प्रश्नों की संख्या है 50। तो इसी के अनुपात में हर टॉपिक में प्रश्नों को घटा दिया गया है। जैसे कि हिंदी में आपको यहाँ पर 15 प्रश्न मिलेंगे, सामान्य ज्ञान में भी आपको यहाँ पर 15 प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर से आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे और सामाजिक पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था से कुल मिला के यहाँ पर 20 प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों की यह एक सीरीज है और यह एक मॉडल पेपर है जो कि निश्चित रूप से मुख्य सेविका के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनकी बहुत अधिक सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैटिक जीके, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को करेंगे डिस्कस। इसके बाद हिंदी के प्रश्न होंगे, देन आफ्टर रीजनिंग और कंप्यूटर के, और सबसे अंत में सामाजिक पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो बिल्कुल भी बोर मत होना, क्रमशः आगे बढ़ेंगे और चलिए देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 1 मुख्य सेविका परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी, यानी कि जेबी कृपलानी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेबी कृपलानी जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन हुआ था, 54th अधिवेशन, ये हुआ था 1946 में और तब महीना जो था वो नवंबर का था। तो और हाँ, ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में। तो इसी अधिवेशन में जेबी कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, समझ गए आप? तो इसका जो सही जवाब है मैंने आपको बताया, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,
राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह अधिवेशन कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919 वाला, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, अमृतसर अधिवेशन। आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। कब हुआ था उनका देहांत? 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैजनी। मैजनी की किताबों को पढ़कर ही लाला लाजपत राय पॉलिटिक्स में आने के लिए ये प्रेरित हुए थे, तो उन्होंने मैजनी को अपना गुरु बताया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है मृच्छकटिकम। अच्छा, मृच्छकटिकम ये जो किताब है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किताब 4वीं शताब्दी में लिखा था। किसने? शूद्रक ने इस किताब को लिखा है। ये बिल्कुल याद रखना, ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का अभिलेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है, मंदसौर अभिलेख में। अच्छा, मंदसौर अभिलेख जो है यह उस समय जो है मंदसौर जो जिला था या मंदसौर जो स्थान था उस समय 10पुर नाम से जाना जाता था। ये वर्तमान में आपको कहाँ पर मिलेगा? तो गुजरात में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक मैं हर टॉपिक को यहाँ पर छूने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पर हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्नों का लेवल बिल्कुल वही रखा गया है जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में टॉप पर रहा है? तो ये राज्य है कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें कर्नाटक कुल मिला के 19.37 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला था किसको? मणिपुर को मिला था, ये याद रखना। और जो यूटीज़ हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो था ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज सूचकांक 2023 के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में टॉप पर है लंदन, ब्रिटेन। इसका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन कौन से शहर हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जो सियोल शहर है, सियोल और एक शहर और भी म्यूनिख, ये दोनों जो शहर हैं ये क्रमशः दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर जो शहर है वो है ज्यूरिख। और अगर हम बात करें भारतीय शहरों के बारे में तो मुंबई जो है ये इस सूचकांक में 103वें स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु इस सूची में है 114वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया या कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि G7 जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखो, इसमें एक तो फ्रांस आता है, फिर जर्मनी आता है, इटली भी इसमें शामिल है, यूके भी इसमें आता है, जापान भी है, अमेरिका तो है ही है, और साथ ही साथ इसमें कनाडा भी है। तो ये 7 देश हैं। दुनिया के जो 7 शीर्ष बड़ी व्यवस्थाएं हैं, जो 7 शीर्ष बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो G7 में शामिल हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि G7 की स्थापना कब हुई थी, तो आप 1976 को आंसर दे सकते हैं। 76 में ही कनाडा जो है वो G6 में शामिल हुआ और G7 बना था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नूरी नामक जो पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता है? FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को किस देश ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। यहाँ पर नीदरलैंड ने किसको हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्जेंटीना को। ठीक है,
अर्जेंटीना को हराया था। और ये भी याद रखना कि ये इसका 15वां संस्करण था। वर्तमान में 2022 में जो आयोजन हुआ है ये इसका 15वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो स्पेन और नीदरलैंड में किया गया था। प्रश्न होगा कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो है वो किस राज्य में मिलेगी आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। जो नीचे वाला भारत है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैप नहीं है ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरफ पानी है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है ये गोदावरी नदी है। ये प्रश्न अभी बिहार में जब पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में हुआ था, तो इसमें निर्वाचन संस्था के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे भाग में। ठीक है, ये याद रखना आप। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा गया है? तो ये है पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है ये मध्य एशिया में स्थित पठार और एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना हिमालय, तियन शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश पर्वतीय श्रृंखलाओं से मिलकर होता है। 18वीं शताब्दी में पामीर की पठार को विश्व की छत की संज्ञा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? काली मिट्टी का जो विस्तार है बेसिकली पाया जाएगा महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता या तो नहीं पड़ती है या तो बहुत कम पड़ती है, और इस मिट्टी में कपास का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में मिलेगा आपको? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। ये भी प्रश्न याद रखना। और जो मुख्य मुख्य संस्थाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, सब कुछ आपको याद रखना होगा। ये एक परफेक्ट मॉडल पेपर है, याद रखना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब हम चलेंगे हिंदी पर। हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। शुद्ध शब्द बताना है आपको कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिशासी। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मतलब कारण जो हो वो उपस्थित हो फिर भी कार्य न हो, तो इसमें होता है विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पानी बीच मीन प्यासी, मतलब पानी के बीच में मछली प्यासी है, कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, प्यास नहीं बुझ रही है। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, नीर भरे निस्दिन रहे तऊन प्यास बुझात। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो विशेषोक्ति अलंकार के एग्जाम्पल हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। सुरसरी का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि सुरसरी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जाह्नवी, यानी कि गंगा। गंगा का एक नाम जो है वो सुरसरी भी है। निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। तो सौभाग्य एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ये होता है ज्ञापन। जब आप ज्ञापन देते हैं तो उसमें कोई संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? गरम शब्द जो है वो आया है फारसी से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, देखिए फ्रेंड्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी। इसमें च, छ, ज, झ आते हैं, तो इसमें विकल्प डी करेक्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? इसका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। कब मिला था? 1973 में मिला था, याद रखना।
अभिजात शब्द का अर्थ क्या होगा? पूज्य, भंवरा, सूर्य या फिर कमल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूज्य। यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों, जिन संज्ञाओं में न्यूनतम एक शब्द सार्थक हो, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द निरर्थक हो, जिन संज्ञाओं में एक सार्थक और एक निरर्थक हो। सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो उन्हें कहते हैं यौगिक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि विद्यालय हो गया और देवालय हो गया। एक पानी का गिलास लाओ। इस वाक्य में अशुद्धि है किस प्रकार की? वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी या फिर अव्यय संबंधी? सही जवाब है इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। एक पानी का गिलास लाओ, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? पानी का एक गिलास लाओ। ठीक है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? असीम का विलोम ससीम होता है, करेक्ट है। ऐहिक का पारलौकिक होता है, ये भी करेक्ट है। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है, न कि बहुवृष्टि, तो ये गलत है। अतिथि का आतिथेय होता है, ये सही है। यानी कि अनुचित होगा ऑप्शन सी, यही हमारा उत्तर बनेगा। समास के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय विशेषण के बारे में बताया जा रहा है कि विशेष का समास होता है। कर्मधारय विशेषण विशेष का समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों के अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है, या फिर समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। तो 31 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये असंगत है। बाकी चीजें जो हैं वो करेक्ट हैं, तो यही हमारा उत्तर बनेगा। प्रश्न होगा कि समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद होगा समुद्र धन उर्मी। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए कि समुद्रोर्मी का में कौन सी संधि है, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स गुण स्वर संधि है, क्योंकि समुद्र अ है, फिर उ है, बन रहा है समुद्रोर्मी, यहां पर ओ बन रहा है, तो यहां पर गुण स्वर संधि आ रहा है। गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्याय हैं किसके? गंधसार, मलयज और श्रीखंड, ये सभी शब्द जो हैं पर्याय हैं चंदन के, याद रखना इसको। कौन सा उर्वर का विलोम शब्द होगा? फलप्रद, जरखेज, उपजाऊ या फिर ऊसर? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊसर। यदि किसी महीने का 10वां दिन सोमवार होता है, अब हम आ गए मैथ पर, तो मैथ के प्रश्न भी कर लेते हैं। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 10वां दिन है वो शनिवार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 7 17, 17 और 7 24, तो 24वां दिन भी होगा शनिवार। अब 24 में हमें क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, तब हमें मिलता है 27। यानी कि अगर हम क्या कर दें, शनिवार के आगे का 3 दिन ले लें, जो कि बनेगा रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, तो यही बनेगा 27वां दिन मंगलवार। दैट इज ऑप्शन बी, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए 3 बराबर 7 लिखा गया है, 8 बराबर 12 लिखा गया है, 9 बराबर 13 लिखा गया है, तो 7 बराबर क्या होगा? बहुत ही आसान है। 3 में 4 जोड़ के लिख दिया गया 7, 8 में 4 जोड़ा गया लिख दिया गया 12, 9 में 4 जोड़ा गया लिख दिया गया 13, तो 7 में भी 4 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 11। दैट इज ऑप्शन बी, करेक्ट है। विकल्पों में से चुनिए। अब यहाँ पर देखिए 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 14 है और फिर 23 है। इसके आगे क्या होगा? सिंपल है, 4 और 5 को जोड़ दिया हमने, यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ दिया, 9 आ गया। अब 9 और 5 को जोड़ दिया, 14 आ गया, और 14 और 9 को जोड़ दिया, आ गया यहाँ पर 23। अब हम क्या करेंगे? 23 और 14 को ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 37। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर उत्तर हो गया। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में 60 चाय पीते हैं, 40 काफ़ी पीते हैं, 25 दोनों पीते हैं, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं ना तो काफ़ी पीते हैं? ये प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100 है। उसमें से 60 जो हैं वो चाय पीते हैं, 40 काफ़ी पीते हैं, 25 दोनों पीते हैं, तो ऐसे घटा लीजिए और यहाँ पर भी घट जाएगा सब। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 100 में से यहाँ पर देखिए 100 - 25, यानी कि ये हो जाएगा 100 - 75, और 25 छात्र ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं ना तो काफ़ी पीते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। मैरी कहती है कि मैं जो संख्या सोच रही हूँ वो 2 से विभाज्य होती है और 3 से भी। यह उक्ति गलत होगी यदि वह संख्या जो मैरी सोच रही है अगर हो जाए। तो देखो यहाँ पर 6 2 और 3 से विभाज्य है, 12 भी 2 और 3 से है, 18 भी है,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि अगर मैरी सोच रही है 11 के बारे में तो यह उक्ति उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि 11 जो है यह ना तो 2 से विभाजित होगी और ना ही 3 से। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। दो संख्याओं का योगफल 14 है, यानी कि दो संख्याएं हैं x और y मान लेते हैं, इनका जो योगफल है वो 14 है, इनका जो अंतर है x माइनस वाई ये 10 है। तो इसको क्या करेंगे हम, चलो इसको जोड़ लेते हैं। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है इसको लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 10 लेते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 12 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 रहेगा, तो y बराबर 2। अब x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, x और y, x बराबर क्या आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ पर हमने लिया 12, y की वैल्यू लिया यहाँ पर 2, तो 12 गुणे 2 और इसका आंसर हो जाएगा 24। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आ गए हैं हम मॉडल पेपर के चौथे खंड पर। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्र और पर्यावरणीय विकास से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न होगा कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्टे। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बताया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज। मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक किताब जो आई थी उसके लेखक कौन है। तो मॉडर्न सोशियोलॉजी को लिखा गया था किसके द्वारा, सही जवाब है गोल्डनर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मजुमदार एवं मदान। यह कथन किसका है, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो। तो यह कथन किसका है, यह कथन है, सही जवाब है ऑप्शन बी रास का, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, आयोडीन का परिवहन, लोहे का निर्माण। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ये हीमोग्लोबिन का काम है। भोजन पकाने की वह विधि जिसमें पकाया जाने वाला भोज्य पदार्थ पानी के संपर्क में नहीं आता है, तो ये होता है भाप से पकाना, ऑप्शन ए करेक्ट है। काली मिर्च में मिलावटी तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है पपीते का बीज, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। और कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी क्या होती है। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी, इसको पहले CAT कहते थे, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी, अभी फिलहाल इसको सिर्फ CT कहा जाता है। ठीक है, CT स्कैन। तो इसका काम होता है तंत्रिका तंत्र के कार्यों के अध्ययन का एक तरीका होता है, जबकि सही जवाब है तंत्रिका आवेग को मापने का तरीका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र के कार्यों के अध्ययन का एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, ये है ट्रिप्सिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुल मिला के 50 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर मुख्य सेविका परीक्षा के लिए डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से इस सेशन से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के सेशन आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो शीघ्र ही लेकर आएँ। और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको हर अपडेट मिलती रहे मुख्य सेविका परीक्षा की। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।